बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सबसे पहले लेक्चर हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से स्टार्ट करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो इंसानों के हक़ में बेहतर है। आज हमारा लेक्चर है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम सैटेलाइट किसको कहते हैं। हर वो बॉडी जो अर्थ के अराउंड घूम रही है उसको हम सैटेलाइट का नाम देंगे। सैटेलाइट दो तरह के होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो मशीन या वो बॉडीज़ जो हमने फेंकी हैं और अर्थ के गिर्द घूम रही हैं, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। कुछ ऐसी बॉडीज़ भी हैं जो कुदरती तौर पे अर्थ के अराउंड घूम रही हैं, जैसे चांद है, मून। तो मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। तो अब हम सबसे पहले आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिस्कस करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट सपोज़ हमने अर्थ के बहुत ही क्लोज रोटेट करवाना है, तो हम पता लगाते हैं कि उसको वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड है। फ़र्ज़ करो ये हमारी अर्थ है और ये एक सैटेलाइट है रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसके ऑर्बिट का जो रेडियस है वो तकरीबन हमने अर्थ के इक्वल लिया है, क्योंकि ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ है। अब इसको सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, और वो फोर्स यहाँ प्रोवाइड करेगी ग्रेविटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तभी ये सर्कल में रोटेट कर सकेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r। यहाँ पे क्योंकि इसके ऑर्बिट का रेडियस अर्थ के रेडियस के बराबर है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल R पुट कर दिया। और नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हम ग्रेविटी की फोर्स को mg लिख सकते हैं। तो m से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास वेलोसिटी का फार्मूला बनेगा √gr। और ये जो वेलोसिटी है ये इस सैटेलाइट के मैस पे डिपेंड नहीं कर रही। सैटेलाइट का मैस कम हो या ज़्यादा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी सेम होगी। अगर हम g और r की वैल्यू पुट करें तो इसका आंसर निकलता है 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम इस सैटेलाइट को नियर द सरफेस ऑफ अर्थ रोटेट करवाना चाहते हैं तो हमें इतनी वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी, और इस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी भी कहते हैं नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। ये बात नोट कर लें। अब अगर हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करना चाहते हैं कि इसको पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का फार्मूला बनेगा 2πr टोटल डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी। पूरे ऑर्बिट का डिस्टेंस 2πr और उसकी जो स्पीड है वो v है। तो ये r और v की वैल्यू पुट करके हम इसका टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, दैट इज़ 50-60 सेकेंड, जो तकरीबन 84 मिनट बनेगा। यानी ये सैटेलाइट इतनी तेज़ रोटेट करेगा कि तकरीबन 84 मिनट के अंदर ये एक रेवोल्यूशन को मुकम्मल कर देगा पूरी अर्थ के इर्द गिर्द। लेकिन इतना करीब हम कोई भी सैटेलाइट फेंकते नहीं हैं। वेरी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ हम क्यों सैटेलाइट को नहीं फेंकते, उसकी वजह एयर फ्रिक्शन है। अगर आप कोई सैटेलाइट एटमॉस्फेयर के अंदर फेंकते हैं तो एटमॉस्फेयर में मूव करने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होने की वजह से रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी और ग्रेविटी उस पर ज़्यादा एक्ट करेगी। तो अगर ग्रेविटी की फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा होगी तो जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखाया, ये बॉडी नीचे फॉल कर जाएगी। तो इस वजह से ये बॉडी जो भी आप फेंकेंगे इस वेलोसिटी से एटमॉस्फेयर के अंदर, तो वो भी नीचे फॉल कर जाएगी। इसलिए इतना नियर द सरफेस ऑफ अर्थ किसी भी सैटेलाइट को रोटेट करना पॉसिबल नहीं है। जो सबसे लोअर सैटेलाइट भी हैं उनकी भी हाइट तकरीबन 400 किलोमीटर है, और इस तरह के तकरीबन 24 सैटेलाइट मिलके हमारा GPS सिस्टम बना रहे हैं, जिससे हम दुनिया में कहीं भी हो और अपनी पोजीशन को उसकी मदद से लोकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाई है। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रहा हो विद वेलोसिटी 27,000 किलोमीटर पर आवर, ये तकरीबन ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो हमने फाइंड की, तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। और अगर वेलोसिटी इससे ज़रा भी कम हो गई तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी, ग्रेविटी ज़्यादा खींचेगी, तो ये सैटेलाइट नीचे गिर जाएगा। तो ये सैटेलाइट इस तरह से फॉल कर जाएगा। अगर वेलोसिटी 27,000 किलोमीटर पर आवर से कम है तो ये सैटेलाइट नीचे फॉल करेगा। अगर इसके बराबर है तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा। और अगर इससे ज़्यादा हो जाए, 28,000 हो जाए, 29, 30, 31, 32 एंड सो ऑन, तो फिर इसका ऑर्बिट एलिप्टिकल हो जाएगा। ये याद रखना है आपने। और जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी उतना ऑर्बिट ज़्यादा एलिप्टिकल होता जाएगा। आपने एस्केप वेलोसिटी पढ़ी है 11 किलोमीटर पर सेकेंड, जिसको किलोमीटर में हम करेंगे तो वो तकरीबन 40,000 किलोमीटर
पर आवर बनती है। तो अगर इसकी वेलोसिटी 40,000 किलोमीटर पर आवर हो जाए या उससे भी ज़्यादा हो जाए तो ये जो सैटेलाइट है ये अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा। अगर वेलोसिटी इस वैल्यू से कम है तो ये नीचे फॉल करेगा, अगर वेलोसिटी इसके बराबर है तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, अगर वेलोसिटी 27,000 से लेके 40,000 तक है तो फिर ये एलिप्टिकल पाथ में मूव करेगा, और अगर वेलोसिटी 40,000 या 40,000 से भी ज़्यादा हो तो फिर ये अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो से मुराद अर्थ, स्टेशनरी मतलब जो अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी हो। आपको पता है कि हमारी अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द घूम रही है और सन के गिर्द भी घूम रही है। अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ घूम रहा हो तो ऐसे सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलेंगे, यानी ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के लिहाज से स्टेशनरी है। मिसाल के तौर पे इस डायग्राम को कंसीडर करो, ये फर्ज करो हमारी अर्थ है और यहाँ हम मौजूद हैं इस जगह पे और ये सैटेलाइट हमारे बिल्कुल ऊपर है। तो जब रोटेशन की वजह से हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये सैटेलाइट भी यहाँ आ गया, अभी भी हमारे बिल्कुल ऊपर है। जब रोटेशन की वजह से हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये सैटेलाइट भी यहाँ पहुँच गया, तो अभी भी ये सैटेलाइट हमारे ऊपर है। जब रोटेशन की वजह से हम यहाँ होंगे तो ये सैटेलाइट भी यहाँ होगा, तो अभी भी हमारे ये सर के ऊपर है। तो अगर हम यहाँ हैं तो हमें लगेगा ये अर्थ, ये जो सैटेलाइट है ये स्टेशनरी है अगर हम अर्थ पे बैठे हुए हैं। तो ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के लिहाज से स्टेशनरी है, ऐसे सैटेलाइट को हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इस तरह के सैटेलाइट हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्या फ़ायदे हैं उनका जिक्र अभी हम करते हैं। अब सबसे पहले अगर ये सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सपोज इसका रेडियस है r, तो इसको सर्कल में घुमाने के लिए जो फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड करेगी ग्रेविटी। अब ये सैटेलाइट की ऑर्बिटल मोशन सिंक्रोनाइज हो गई है अर्थ की रोटेशन के साथ। तो इसकी हम डेफिनेशन ऐसे करते होते हैं, अ सैटेलाइट हुज ऑर्बिटल मोशन इज सिंक्रोनाइज्ड विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और ये जो इसका पाथ है इसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। अब हम पता लगाना चाहते हैं कि ये जो ऑर्बिट है इसका रेडियस कितना होगा, यानी हम अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट कितनी दूर भेजें कि वो अर्थ के साथ साथ घूमना शुरू कर दे। अब हम उसका रेडियस फाइंड करने जा रहे हैं। तो इस सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करने के लिए फोर्स चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो प्रोवाइड करेगी ग्रेविटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r। अब क्योंकि ये नियर द सरफेस ऑफ अर्थ नहीं है, अब हम यहाँ पे r अर्थ का रेडियस नहीं पुट कर सकते, और ये क्योंकि अर्थ से बहुत दूर है तो अब हम ग्रेविटी की फोर्स को भी जस्ट mg नहीं लिखेंगे, अब हम ग्रेविटी की फोर्स को लिखेंगे gmm/r²। इसमें कैपिटल M अर्थ का मैस है और स्मॉल m सैटेलाइट का मैस है। और आप देखो सैटेलाइट का मैस दोनों तरफ से कैंसिल, इसका मतलब सैटेलाइट के मैस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक r की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो आपके पास ये ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल आएगी। तो आप देखो जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है इट ओनली अराउंड द अर्थ इट ओनली डिपेंड्स अपॉन द रेडियस। जितना सैटेलाइट दूर होगा उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी, जितना सैटेलाइट क्लोज होगा उतनी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा होगी। यानी जो सैटेलाइट ज़मीन के करीब घूम रहा है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी ज़्यादा है, और जो सैटेलाइट ज़मीन से दूर घूम रहा है उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का आपने एक और फार्मूला पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। पूरे सर्कल का डिस्टेंस बराबर है 2πr और उसका टाइम लग जाएगा टाइम पीरियड। तो यहाँ से हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें रेडियस का फार्मूला मिल जाएगा। और आप देखो ये जो फार्मूला है ये मैस पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसमें g यूनिवर्सल कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है। और अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ का मैस भी कांस्टेंट है और अर्थ का टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जियो स्टेशनरी रेडियस भी कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम वैसे रिलेशन देखें किसी और प्लैनेट के लिए या किसी और स्टार के लिए वगैरह वगैरह, तब ये फार्मूला ये बनेगा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻²/3। ये स्क्वायर है तो ये पावर 1/3 है, तो ये t की पावर 2/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो r1/r2 क्या बनेगा, t1/t2 सारे की पावर 2/3। इस तरह हम t का भी रिलेशन बना सकते हैं। तो ये पावर जब हम इधर शिफ्ट करेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये आपने फार्मूला फाइंड कर लिया। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। ये सैटेलाइट हमारे कहाँ काम आ रहे हैं। एक तो ये सैटेलाइट हम यूज़ कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन के लिए। फ़र्ज़ करो हम अर्थ के यहाँ मौजूद हैं
और हमने कम्युनिकेशन करना चाहते हैं यहाँ पर, तो हमारी जो वेव्स हैं वो क्योंकि सीधी ट्रैवल करती हैं तो उनको हम यहाँ तक पहुँचा नहीं सकते। कम्युनिकेशन करने के लिए हमारी वेव्स का वहाँ तक पहुँचना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ज़रूरी है। तो क्योंकि हमारी वेव्स यहाँ तक नहीं पहुँच रही हैं तो हम सैटेलाइट की मदद ले सकते हैं। आप क्या करो, अपनी वेव भेजो सैटेलाइट तक, तो ये सैटेलाइट वहाँ तक वेव्स को पहुँचा देगा। और इस तरह अगर आपके पास कम से कम 3 सैटेलाइट हों तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी अपनी वेव्स को पहुँचा सकते हैं और आप पूरी दुनिया में कहीं भी राब्ता कायम कर सकते हैं। नंबर 2, नेविगेशन के लिए आप दुनिया में कहीं भी होंगे, ठीक है, तो आप इन सैटेलाइट की मदद से अपनी लोकेशन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 3, मिलिट्री यूजेस के लिए आप अपने, अगर आपके पास एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट मौजूद है तो आप अपने जो कंट्री है उसके सारी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं सैटेलाइट के ज़रिए कि किसी और कंट्री की फ़ौज उसमें एंटर तो नहीं हो रही, ठीक है, कोई रिस्क तो नहीं है, ठीक है। और अगर आपने किसी भी जगह पर मिसाइल फेंकना है, गाइडेड मिसाइल थ्रो करना है, तो उसको गाइड करने के लिए वहाँ तक वेव्स का पहुँचना ज़रूरी है। अब क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया वेव्स तो सीधी चलती हैं, तो अगर आपने सैटेलाइट यहाँ तक पहुँचाना है तो ये वाला जो सैटेलाइट है आपका यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो आप क्या करो, अपनी वेव्स भेजो सैटेलाइट को और सैटेलाइट के ज़रिए वेव वहाँ तक पहुँचे, तो इस तरह आप पूरी ग्लोब में कहीं भी अपने मिसाइल को गाइड करके पहुँचा सकते हैं। नंबर 4, वेदर ऑब्जर्वेशन में आप इन सैटेलाइट की मदद से किसी भी इलाके के वेदर को ऑब्जर्वेशन में ला सकते हैं। अगर हम ये अर्थ के मास की और टाइम पीरियड की वैल्यू पुट कर दें तो हमें रेडियस की वैल्यू मिलती है 4.23 10⁴ किलोमीटर। इसको वो मीटर में कन्वर्ट कर सकता है, इसको वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकता है, इसको वो डेसीमीटर में, मिलीमीटर में, किसी भी और यूनिट में कन्वर्ट करके आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन बना सकते हैं। तो आपने ये याद रखना है कि ये वैल्यू कितनी है। इसके बाद अगर हम इसकी हाइट फाइंड करें, ये रेडियस है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। और अगर हम अर्थ की सरफेस से हाइट पता करना चाहते हैं तो वो तकरीबन बनती है 36,000 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर। और आप इसको पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं 3.6 10⁷ मीटर या 3.6 10⁴ किलोमीटर, और किसी भी और यूनिट में कन्वर्ट करके वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपने ये वैल्यू याद रखनी है और इसकी कन्वर्जन आपको पता होनी चाहिए। अब क्योंकि ये सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जो अर्थ की रोटेशन का टाइम पीरियड है। अब अर्थ अपने एक्सेस के गिर्द 1 रेवोल्यूशन करती है 24 आवर में, तो इसका मतलब इसका भी टाइम पीरियड 24 आवर, जिसको हम 1 डे बोलते हैं। तो इसको वो सेकंड्स में, मिनट्स में, किसी और यूनिट में कन्वर्ट करके आपसे पूछ सकता है। अगर आपको इसका टाइम पीरियड मालूम है तो आप इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मालूम कर सकते हैं। आपने पढ़ा है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर है 2π/t। तो यहाँ पर आप इसके टाइम पीरियड को पुट कर दो, 1 डे रख लो, तो ये बन गया 2π रेडियन पर डे। आप इसको आवर्स में करेंगे तो ये 24 आवर आ जाएगा नीचे, मिनट्स में भी कर सकते हैं, सेकंड में भी कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अगर आपसे इसकी स्पीड पूछी जाती है, स्पीड, तो स्पीड का फार्मूला v = r ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू मालूम है, उसको r से मल्टीप्लाई करके हम उसकी स्पीड को फाइंड कर लेंगे, दैट इज 3.1 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये यूनिट का खास ख्याल रखना है इन वैल्यूज़ में। वो यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकता है, वो इसको मीटर में पूछ सकता है, वो इसको सेंटीमीटर में पूछ सकता है, मिलीमीटर में कह सकता है, एंड सो ऑन। अब क्योंकि ये सैटेलाइट अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स मूव कर रहा है, तो जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सेंट्रीपिटल फोर्स में सिखाया वो वाली सारी बातें यहाँ पे एप्लीकेबल होंगी। अब क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और इसकी स्पीड ना बढ़ रही है ना कम हो रही है, तो इसका मतलब इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो फिर टेंजेंशियल फोर्स भी 0 है। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी 0 है और एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो टार्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो इस पे लगने वाला जो टार्क है ड्यू टू ग्रेविटी वो भी 0 होगा, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। अगर फोर्स, यहाँ पर जो फोर्स है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है और किसी भी लम्हे वेलोसिटी की डायरेक्शन आपको पता है किस तरफ होती है, टेंजेंट की तरफ, और जो फोर्स है वो सेंटर की तरफ है, तो यहाँ पे फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अगर वर्क डन 0 है तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक उसकी एनर्जी में जो चेंज आएगा वो भी 0 हो जाएगा। जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो वो भी 0 हो जाएगा, एटसेट्रा। तो ये सारी बातें वही हैं जो आपने लास्ट लेक्चर में सीखी हैं सेंट्रीपिटल फोर्स वाले टॉपिक में। तो अगर आपने वो नहीं लेक्चर देखा तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद इसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, मोमेंटम भी चेंज हो रहा है।
लेकिन ये कैसे चेंज हो रहे हैं? क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट पे फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है। आप देखो यहाँ डायरेक्शन डाउनवर्ड है और यहाँ डायरेक्शन अपवर्ड है, ये दोनों डायरेक्शन सेम नहीं है। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। आप देखो वेलोसिटी यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ हो जाएगी, यहाँ पे इस तरफ हो जाएगी। वेलोसिटी की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो मोमेंटम की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये वाली चीज़ें चेंज हो रही हैं किस वजह से? क्योंकि इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब पूरी ग्लोब को कवर करने के लिए अगर हम पूरी ग्लोब में वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन सिस्टम कायम करना चाहते हैं, या नेविगेशन करना चाहते हैं, या कोई मिलिट्री ऑपरेशन करना चाहते हैं, या पूरी वर्ल्ड की वेदर ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, तो हमको कम से कम 3 सैटेलाइट रिक्वायर्ड होंगे। एक सैटेलाइट 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है। तो आपने ग्लोब देखी होगी, उसमें आपको कुछ इस तरह की लाइनें वर्टिकल नज़र आती हैं और कुछ इस तरह की हॉरिजॉन्टल सर्कल्स नज़र आते हैं। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो ये टोटल 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। एक सैटेलाइट 120 डिग्री लॉन्गिट्यूड को कवर करता है, तो पूरी ग्लोब को कवर करने के लिए आपको कम से कम 3 सैटेलाइट रिक्वायर्ड है। लेकिन 3 सैटेलाइट की पोजीशन करेक्ट होनी चाहिए, यानी एक सैटेलाइट अगर इधर है तो दूसरा इधर है, तीसरा इधर है। ये नहीं है कि 2 सैटेलाइट इधर करीब हो जाए और तीसरा दूर हो जाए। अब ये दोनों, ठीक है, ये तीनों मिलके ये पूरी ग्लोब को कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी थी इंफॉर्मेशन। मिनिमम 3 सैटेलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कवरेज ऑफ पॉपुलेटेड अर्थ। क्योंकि एक सैटेलाइट 120 डिग्री की कवरेज कर रहा है, तो कम से कम आपको 3 सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी पूरी ग्लोब को कवर करने के लिए। सैटेलाइट से राब्ता करने के लिए हम कौन सी वेव्स का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना है माइक्रोवेव्स हम यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव यूज़ करने की वजह है बिकॉज दे ट्रैवल इन नैरो बीम, वो एक बारीक सी बीम की शक्ल में जाएंगी एंड पास इजीली थ्रू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से आसानी से गुजरेंगी और स्प्रेड या रिफ्रैक्शन टाइप फिनोमिना कम होंगे। इसके बाद आपको पता है ये वेव्स भेजने के लिए हम डिवाइस अक्सर डिश एंटीना यूज़ करते हैं। तो आपने देखा होगा डिश एंटीना का जो फेस है वो हमने ऊपर की तरफ किया होता है। तो ये ऊपर की तरफ करने का मतलब ये सैटेलाइट की तरफ वेव्स को भेज रहा होता है या वेव्स को रिसीव कर रहा होता है। ज़मीन पर तकरीबन 200 से ज़्यादा अर्थ स्टेशंस कायम किए गए हैं जो इन सैटेलाइट को वेव्स भेज भी रहे हैं और इनसे वेव्स रिसीव भी कर रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जो सैटेलाइट का दायरा है वो इंटेलसैट है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें तकरीबन 126 कंट्रीज़ 126 कंट्रीज़ शामिल हैं, 126 कंट्रीज़। और इसके एक सैटेलाइट की एग्जांपल बुक पे दी हुई है, तो वो आप नोट कर लेंगे। इंटेलसैट 6 की ये जो सैटेलाइट है ये ऑपरेट करता है फ्रीक्वेंसीज़ पे 4, 6, 11 एंड 14 गीगाहर्ट्ज़, और इसकी जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 3 टेलीविज़न चैनल या 30,000 टेलीफोन कॉल्स को कवरेज दे सकता है। तो ये सारी आपके लिए इंफॉर्मेशंस हैं, आप इनको अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब क्योंकि ये सैटेलाइट अर्थ के साथ साथ घूम रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब एक रिजिड बॉडी घूमती है, 2 पार्टिकल्स एक साथ घूम रहे होते हैं, तो उनकी एंगुलर वाली वैल्यूज़, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सेम होंगे। अब जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सैटेलाइट कवर करेगा उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अर्थ का भी होगा। जितनी एंगुलर वेलोसिटी सैटेलाइट की होगी उतनी ही एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की भी है अराउंड इट्स ओन एक्सेस। जितना टाइम पीरियड सैटेलाइट का है उतना ही टाइम पीरियड अर्थ का भी है। जो फ्रीक्वेंसी सैटेलाइट की है वही फ्रीक्वेंसी अर्थ की भी है। थैंक यू सो मच बेटे। इंशाल्लाह नेक्स्ट अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।